Hello, welcome to the channel, guys. I hope you all are fine. So, in today's lecture, we will be discussing नेशनल मोमेंट, इंडियन नेशनल मोमेंट, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो कवर हो रहा है। तो हमने इस पूरी सीरीज़ में जो है एंशेंट इंडिया से स्टार्ट किया था, एंशेंट मेडिवल, और अब हम मॉडर्न पे आ गए हैं। तो मॉडर्न का ये फाइनल लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं वीडियो पे। अगर आपने जो है इंडियन हिस्ट्री में हमें फॉलो नहीं किया, हमारी सीरीज़ को फॉलो नहीं किया, तो आप चैनल पे सर्च करके जो है एंशेंट मेडिवल, जिसमें हमने एंशेंट हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स लाए, फिर उसके बाद उन्हीं के बेस पे जो है एमसीक्यूज़ लाए। फिर उसके बाद अगर हम मेडिवल की बात करें, मेडिवल में भी हमने 2-3 लेक्चर्स में कवर करके उस पर भी एमसीक्यूज़ दे दिए हैं। तो अब आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो है लास्ट लेक्चर रहने वाला है, तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री जो है कवर हो जाएगी पूरी। तो ये हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और अपने कमेंट्स देना मत भूलना। जो कि आप मतलब कमेंट्स यही होते हैं कि पता चलता है कि आपके लेक्चर की क्वालिटी कैसी है, क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या चीज़ें चेंज नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, शेयर करो उसके साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं, लेक्चर्स डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट हम करते हैं जो मॉडर्न इंडिया हमारा जो गांधीयन फेज़ होता है। मैंने कहा था 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ जो था वो हमारा मॉडरेट फेज़ था, दूसरा जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज़ था, और एंड तीसरा फेज़ जो हमारा रहने वाला है वो गांधीयन फेज़ होने वाला है। जैसे कि जब गांधी जी हिंदुस्तान में आए थे, कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। तो गांधीयन फेज़ 1915 से लेकर 1947 तक रहता है, ठीक है। अब हम करते हैं बात, गांधी जी जो अराइव हुए इंडिया में वो हुए 9 जनवरी 1915 को। अब इनके यहाँ अराइवल पे ही, इनके आने से ही जो है यहाँ पे एक दिन मनाया जाता है हमारे इंडिया में। तो जो 9 जनवरी है, इसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा डे बोलते हैं हम? 9 जनवरी को कौन सा दिन होता है? एनआरआई डे, ठीक है। एनआरआई डे कौन सा, जो आई थिंक हिंदी में उसको कुछ बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो जो फॉरेनर्स, इंडिया के जो फॉरेन में रहते हैं एनआरआईज, तो उनके लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो जो इंडिया के लोग बाहर में रहते हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन को क्या हुआ कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है हिंदुस्तान में वापस आए थे। तो आते ही उन्होंने एक जो उनका स्लोगन था नॉन वायलेंस का, उसको जो है प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था कि अहिंसा से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, सारे काम हमारे अहिंसा से हो सकते हैं, हमें वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गांधी जी हिंदुस्तान, उन्होंने पहला काम किया, क्या किया कि हिंदुस्तान का टूर किया, ठीक है। वो हिंदुस्तान घूमे, उन्होंने हिंदुस्तान के घर घर को देखा, उन्होंने हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स फेस की, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को घूमा। एज एक गरीब कैसे घूमता है, एक अमीर कैसे रहता है, किस तरीके के हिंदुस्तान के हालात हैं, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान का टूर किया 1916 में, और तब जाके हिंदुस्तान के हालात देखे। तो मैं आप सब लोगों को यही बता रहा हूँ कि अगर आपने इंडियन हिस्ट्री आज तक नहीं पढ़ी है, या इंडियन हिस्ट्री मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हो, या आपने पहले भी पढ़ी है, आपके आज़ादी को लेके क्या व्यूज़ हैं, कैसे हैं, तो ये लेक्चर देखने के बाद डेफिनेटली आपके जो दिमाग के जो वो स्क्रूज होते हैं वो खुल जाएंगे और आपको एक नई नई चीज़ें पता चलेंगी। तो लेक्चर के साथ बने रहे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, आगे क्या था। तो जैसे ही गांधी जी हिंदुस्तान आए और उन्होंने जब यहाँ की प्रॉब्लम देखी, तो पहले जैसे कि गांधी जी ने जो कदम रखा हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी में, वो रखा चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। बिहार से एक शख्स थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। कौन था? राजकुमार शुक्ला। ये वो गांधी जी से मिले और गांधी जी को कहा कि मैं बिहार से हूँ, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, बिहार में प्रॉब्लम है कि इंडिगो। इंडिगो क्या है? इंडिगो एक नील समझते हो? नील आज के टाइम पे जब हम कपड़े को शायद नीला कलर करने के लिए नील यूज़ होता था, उस टाइम जो इंडिगो था ना, ये पैदा करने के लिए, मतलब आपके पास इतनी ज़मीन है, ठीक है, हिंदुस्तानी के पास इतनी ज़मीन है, और ब्रिटिश क्या चाहते थे? ब्रिटिश चाहते थे आपको इतने एरिया में जो है इंडिगो उगाना है, ठीक है। इतनी ज़मीन है और इतने में तुम्हें इंडिगो उगाना ही उगाना है। अब इंडिगो इतने में उगाना है, ब्रिटिश क्या करता था? ब्रिटिश बोलता था आपने इतने में इंडिगो उगाना है, आप अपनी फसल कम उगाओ, हमारा इंडिगो ज़्यादा उगाओ, ठीक है। ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो जब ये वाली चीज़ गांधी जी को पता चली, गांधी जी, चंपारण जो है बिहार में एक जगह है, तो गांधी वहाँ गए और वहाँ जाके सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? भाई खड़े हो जाना, भाई तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, ना मैं तुम्हें मारूंगा, ना मैं तुम्हें लाठीचार्ज करूंगा, ना मैं तुम्हें वायलेंस करूंगा, बस मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरा प्रोटेस्ट है, मेरे प्रोटेस्ट को जो है तुम ये मानो और ये वाली चीज़ें क्लियर करो। तो ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, ठीक है। इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये वाली चीज़ याद रखनी है। देन अगर हम नेक्स्ट चले, फिर उसके बाद जब ये हुआ, फिर उसके बाद सेकंड चीज़ जो हुई वो हुई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। अब क्या हुआ, जब गांधी जी का ये सक्सेसफुल हो गया चंपारण सत्याग्रह, तो फिर क्या हुआ कि अहमदाबाद में एक मिल थी, ठीक है। मिल कहते हैं फैक्ट्री को, ठीक है। वहाँ पे मैं फैक्ट्री थी, वहाँ पे लोगों की जो है ना वो सैलरी जो है वो हाइक नहीं हो रही थी, ठीक है। लोग डिमांड कर रहे थे हमारी सैलरी को हाइक करो 50%,
और कंपनी कह रही थी हम 20% हाइक करेंगे। तो जैसे ही जब बात चली इसके पास एम के गांधी के पास जब बात आई 1918 में, तो 1918 में जब गांधी जी को ये वाली चीज़ पता चली तो गांधी जी पहुंच गए कहाँ, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वहाँ पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्राइक की। उन्होंने स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद कहा कि ना तुम्हारा 50% इंक्रीज होगा, ना तुम्हारा 20% इंक्रीज होगा। बीच में जो 35% है, 35% पे दोनों को मनवा के इसको ख़त्म किया। यहाँ गांधी ने पहला फास्ट रखा था, मतलब पहला वो भूखे रहे थे कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, समझो। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ वो MCQ है, एक एक पॉइंट जो है मेरा वो क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से याद रखना है। चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद तीसरा प्रोटेस्ट होता है, वो होता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी जो है ये गुजरात में एक जगह है। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ ड्रॉट हुआ था। ड्रॉट कहते हैं सूखा पड़ जाना, यानी कि उस साल क्या है, बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से क्या हुआ, फसल बर्बाद होगी, ठीक है। जी जैसे का मतलब है गुजराती। आप भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बनाना सीख लो ताकि आपको छोटे छोटे चीज़ों में बड़ी बड़ी बातें याद हो जाए, ठीक है। आपने छोटा सा वर्ड लिखना है जिससे आपकी पूरी कहानी याद हो, और ये ऐसे ही कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी चीज़ें याद होती है, पूरी कहानी नहीं लिखनी होती। तो ड्रॉट हुआ कहाँ पे, गुजरात में, जहाँ पे खेड़ा में। तो उसमें क्या हो गया, जब ड्रॉट हुआ देखो टैक्स लगता है, टैक्स, ठीक है, टैक्स लगता है। अब अंग्रेज कह रहे हैं कि हमें नहीं पता तुम्हारी फसल बनी है नहीं बनी है, जितना तुम्हारा टैक्स बने तुम हमें पूरा टैक्स दो। अब लोग कह रहे हैं कि यार हम कैसे टैक्स दें, हमारी तो इस बार फसल ही नहीं हुई, हमारी फसल नहीं हुई तो हम टैक्स कैसे दें। अंग्रेज बोलते हैं नहीं, तुम्हें तो टैक्स पूरा देना पड़ेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी फसल हुई है नहीं हुई। तो लोग पहुंचे गांधी के पास। गांधी जी ने कहा ठीक है हम करेंगे स्ट्राइक। गांधी जी ने यहाँ पे भी सत्याग्रह किया, यहाँ पे भी उनको मनाया, कोई टैक्स नहीं दिलवाया, और इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। चलो नेक्स्ट। अब क्या होता है, जस्ट अ सेकंड में पानी पी लूं। अब यहाँ पे वो रॉवलाइट एक्ट। रॉवलाइट एक्ट क्या था, रॉवलाइट एक्ट इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। इसका मानना ये था रॉवलाइट एक्ट में क्या था, नो दलील, नो वकील, नो अपील। यानी कि अंग्रेज जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर लें, ना उसको दलील देने का मौका मिलेगा, ना उसको वकील करने का मौका मिलेगा, ना उसको अपील करने का मौका मिलेगा। सीधा सीधा उठाओ और बंद करो, ठीक है। जब ये वाला एक्ट आया 1919 में, तो प्रॉब्लम होगी। सारे लोग मतलब खड़े हो गए कि यार ये तो गंदा कानून है, ऐसा कानून तो हमें नहीं चाहिए। तो इससे क्या हो गया, ऑल इंडिया, अभी तक चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में छोटी छोटी प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब यहाँ पे ऑल इंडिया की तरफ से एक सत्याग्रह हुआ पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये एक्ट तो पूरे हिंदुस्तान में लागू होना था ना। तो यहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई अंग्रेजों के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया सत्याग्रह आया था, ठीक है। तो ये था रॉवलाइट एक्ट। रॉवलाइट एक्ट में क्या था, नो दलील, नो वकील, नो अपील। यानी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जब चाहे अरेस्ट कर लिया जाएगा। खाला जी का घर बना के रख दिया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से गांधी जी को बना दिया गया यंग इंडिया, एक जो है पब्लिकेशन है, इसका एडिटर, और नवजीवन, इन दोनों का एडिटर किसको बना दिया गया, गांधी जी को इन दोनों का एडिटर बना दिया। ये बात है 1919 की। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये हुआ ना रॉवलाइट एक्ट आया, तो अंग्रेज़ों ने किचलू और सप्रू, मतलब दो डॉक्टर सत्यपाल सप्रू किचलू और डॉक्टर सप्रू, ठीक है, ये दो लोग थे। ये लोग कहाँ से थे, ये लोग पंजाब से थे। इनको कर दिया अरेस्ट, रात रात को इनको अरेस्ट कर दिया। अब इनको अरेस्ट कर दिया तो लोग जमा हुए जलियांवाला बाग में। यहाँ पे दो तरीके की थीरीज आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे वो बैसाखी मनाने के लिए जमा हुए थे, ठीक है। फिर दूसरी थीरी आती है कि नहीं, जो किचलू और डॉक्टर सप्रू जो है इनको अरेस्ट किया गया था, उनको बचाने के लिए वो लोग आए थे। तो हमारा उससे इन थीरीज में किस पे बिलीव है, इससे कोई मतलब नहीं बनता, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो अगर वो इसमें क्या कहते हैं उसको, बैसाखी के लिए आए थे, वेल एंड गुड। अगर वो उनकी सपोर्ट में आए थे तो भी वेल एंड गुड। बट द थिंग इज, लोग वहाँ पे जमा थे 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के पास में क्या है, एक बाग है, ठीक है, उसका नाम है जलियांवाला बाग। अब लोग वहाँ जमा हुए, ठीक है। वहाँ आता है जनरल डायर, क्या है, जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर आता है अपने लोगों के साथ। मान के चलो ये एक बाग है, ठीक है, ये बाग है, यहाँ पे लोग बैठे हैं ऐसे, ठीक है। गेट पता है कहाँ पे, गेट यहाँ पे, ठीक है। जनरल डायर आया, यहाँ खड़ा हुआ। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ एज इट इज समझना। उसने अपने लोगों को खड़ा किया ऐसे, एक मिनट में जस्ट सेकंड, ऐसे उन्होंने अपनी आर्मी को ऐसे खड़ा किया। यहाँ पे एक कुआं है, ठीक है, यहाँ एक कुआं है। उसने यहाँ से फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से डायरेक्ट फायरिंग, और पूरी यहाँ से दीवार है, चारों तरफ से दीवार है, लोग कहीं जा भी नहीं सकते। एक जगह से गेट है और वहाँ से क्या है, वहाँ जनरल डायर खुद बैठा है। गोलियां मारे, लोगों को मारे। अब लोग गोलियों से बचने के लिए इस कुएं में कूद गए। कहाँ कूद गए, ये जो सेंटर में कुआं दिख रहा है ना, कुआं, इस कुएं में लोग कूद गए अपनी जान बचाने के। मतलब गोली से ना मरो, पानी में डूब के मर जाओ, ये वाली हालत हो गई थी लोगों की। बूढ़े, बच्चे, औरतें,
जो भी इस टाइम जलियांवाला बाग में था सबको मार दिया गया, सबको गोलियों से उसने छलनी कर दिया, ठीक है। ये वाला दिन हुआ जिस दिन बैसाखी डे था। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखना। जलियांवाला बाग मैसेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 1940 में उधम सिंह जो है एक पंजाबी था, ये गया लंदन। लंदन जाने के बाद इसने क्या है, उस टाइम के जो यहाँ पे इसको जनरल ओ डायर तो नहीं मिला, ये गया था जनरल ओ डायर को मारने। बट द थिंग इज, इसको जब जनरल ओ डायर नहीं मिला तो इसने मार दिया जो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसको एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में हॉल में गोली मार दी, ठीक है। तो ये उसने उसने उधम सिंह ने बदला लिया जलियांवाला बाग का। चलो, अब जब उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का जो वो किया, क्या कहते हैं, बदला लिया, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होगी? जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने अपने टाइटल्स वापस कर दिए। टाइटल कौन था? जैसे केसर हिंद जो टाइटल था ना, केसर हिंद टाइटल मिला था किसको? गांधी जी का टाइटल है। गांधी ने ये टाइटल दे दिया कि जी हमें टाइटल नहीं है, तुम हमें मारते हो, ऐसी चीज जुल्म कर रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है। उन्होंने टाइटल वापस कर दिया। लोगों ने रिजाइन कर दिया जॉब से कि हम नहीं कर रहे जॉब। लोगों ने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जो सिविल सर्विस थे, मतलब जैसे आज IAS IPS होते हैं, तो वो भी एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने अपनी जॉब से भी क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। अब जब ये वाली चीज़ें हुई तो रॉलेट एक्ट का ऐसे जवाब दिया गया। फिर आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1920 में आई। इसका क्या मतलब था? देखो, अंग्रेज हिंदुस्तान में थे, अंग्रेज तुर्की में भी थे। कहाँ पे थे? तुर्की में। तुर्की में जब अंग्रेज थे तो इन्होंने तुर्की में क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया। मतलब वहाँ पे जो लीडर थे, वहाँ का जो किंग था, या जो भी बोल लो उनको, तो वो जो थे, तो उसको ना ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, और वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। अब यहाँ पे जो लीडर था ना, मैन, जो मुद्दे की बात है वो है, उसको बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? कैलिफ। कैलिफ का मतलब होता है खलीफा। अब हम जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम जो पूरी दुनिया के हैं, उनके लिए एक लीडर होता है जिसको बोलते हैं खलीफा। वो उनका स्पिरिचुअल लीडर होता है, वो उनका रिलीजियस लीडर होता है, ठीक है। अब रिलीजियस लीडर पे बात आएगी तो ये तो फिर गलत बात आएगी। अब यहाँ पे जब खलीफा को वहाँ से हटाया गया तो मुसलमानों में लगी जो है गुस्सा आया, दुख लगा, ठीक है। अब उस दुख के खिलाफ में क्या हुआ? इंडिया में एक मूवमेंट चली जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। किसने शुरू की? खिलाफत मूवमेंट के बानी कौन थे, स्टार्ट होते? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट 1920 में शुरू कर दी। लीडर चुना किसको? गांधी जी को। गांधी जी को लीडर, गांधी तो हिंदू था, गांधी को क्यों लीडर चुना? क्योंकि मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम यूनिटी स्टार्ट चाहिए थी उस टाइम पे। क्यों यूनिटी चाहिए थी? अभी अभी 1 साल पहले क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अब इन्होंने क्या, गांधी ने क्या स्टार्ट कर दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे। देखो वर्ड में आंसर लिखा है, नॉन कॉपरेशन। कॉपरेशन कहते हैं कॉपरेट करने को। अब जब कॉपरेट ना करोगे तो नॉन कॉपरेशन आएगा, कि हम तो कॉपरेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दो मूवमेंट, हिंदू की नॉन कॉपरेशन, मुस्लिम की खिलाफत मूवमेंट, जब दोनों मिली, इसीलिए लीडर चुना गया किसको? गांधी जी को, ताकि इसको क्या है? बूस्ट मिले। ये वाली जो हमारी मूवमेंट है हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ, ये खतरनाक तरीके से चले। अभी नॉन कॉपरेशन चल ही रही थी, तो क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ लोग, और अंग्रेज़ों के जो वो थे, पुलिस वाले थे, अंग्रेज़ों की जो आर्मी थी, उन्होंने उस पर क्या, उन पे लोगों पे क्या कर दिया? लाठीचार्ज। अब लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने उठ के क्या कर दिया? 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया? पुलिस स्टेशन में कर दिया बंद, और पुलिस स्टेशन को लगा दी आग। लोगों ने 22 चौरी चौरा यूपी में क्या कर दिया? पुलिस वालों को किया पुलिस स्टेशन में बंद, पुलिस स्टेशन को लगाई आग, जिस आग की वजह से 22 लोग मर गए। कौन? 22 ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स जो है मर गए। अब जब ये वाली बात जब गांधी जी को पता चली, मैंने पहले ही बोला था, गांधी जी ने क्या कहा था कि नॉन वायलेशन चाहिए मुझे ये वायलेशन नहीं चाहिए, मुझे खून खराबा नहीं चाहिए। गांधी को ये चीज़ पता चली, गांधी ने क्या कर दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कर दिया बंद। तुम करफ खुलो हाथ, अब मैं नहीं करने वाला, ठीक है। गांधी ने अब ये वाली बात सुनी कि चौरी चौरा में लोगों ने क्या कर दिया? वायलेंस करके 22 लोगों को जिंदा जला दिया पुलिस स्टेशन में। अब तो ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ी, इस मूवमेंट को कर दो बंद। अब क्या होगा? यहाँ दो तरीके के लोग आगे। एक ने तो कहा ठीक है, हम गांधी के साथ हैं, नॉन वायलेशन हमने बोला था, तो लोगों ने उनको क्यों मारा। दूसरे आगे, वो आज तुम्हें क्या है, हमने मारा है तो अंग्रेजों को मारा है, उनको हम रोस्ट करेंगे, तो क्या हो गया? तो दो तरीके के लोग यहाँ खड़े हो गए। दो तरीके के लोग जब खड़े हुए तो स्वराज पार्टी वजूद में आई। देखो, सारी चीज़ें कहानी की तरह बता रहा हूँ, सारी चीज़ें याद रखना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न हिस्ट्री यही है, ठीक है। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ टाइट बैठ जाओ। इस आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में तुम्हारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इतनी ईजी तरीके से आज तक किसी ने तुम्हें नहीं पढ़ाया होगा मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जैसी स्वराज पार्टी यहाँ पे स्टार्ट होती है। स्वराज पार्टी का मतलब ये था, स्वराज पार्टी बनाते हैं कौन? CR दास बनाते हैं, और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? वो है उसका पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है फादर साहब हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू
और CR दास जो है ये दोनों बनाते हैं स्वराज पार्टी। क्यों? क्योंकि गांधी से होते हैं गुस्सा। गांधी को बोलते हैं यार गांधी साहब आपने गलत कर दिया। एक तो यहाँ पे मसला ये हुआ कि एक तो हमने इतनी मूवमेंट, खतरनाक मूवमेंट को तुमने बंद करवा दिया। मूवमेंट इतनी पीक पे थी, मतलब अंग्रेज शायद हमें दो साल या 3 साल 4 साल में आज़ादी दिला देते। बट द थिंग इज तुमने चोरी चोरा को बंद करने की इससे क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई हमें, तुमने ये गलत काम किया। जब ये वाली चीज़ मतलब इनको समझ में आई तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली, कांग्रेस से हो गए अलग। कब बनाई? 1922 में इन्होंने डिसीजन लिया और 1 जनवरी 1923 यानी कि हैप्पी न्यू ईयर इन्होंने कैसे बनाया, स्वराज पार्टी बना के। ये कब डिसीजन लिया गया? गया सेशन, गया बिहार में एक जगह है, वहाँ पे सेशन चल रहा था। उस सेशन में ये लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि गांधी जी आपने गलत किया, अब हम अपनी पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा ब्रेक आ गया। जब ये पार्टी बनी थी ना 1923 में, तो 2 साल 1925 में ये पार्टी खत्म भी हो गई थी, समझ रहे हो, खत्म हो गई थी। 1923 1 जनवरी, फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर था, उस दिन ये पार्टी बनी और 25 में ये पार्टी खत्म हो गई। चलो मिल गए थे, वापस मिल गए थे कांग्रेस के साथ। फिर आता साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या था? साइमन नाम का एक बंदा था। कौन था? एक मिनट। साइमन नाम का एक बंदा था, ठीक है। उसको अंग्रेजों ने भेजा, जाओ तुम हिंदुस्तान में क्या करो, हिंदुस्तान में बताओ हमारे हालात कैसे हैं, हमें हिंदुस्तान के लिए कौन कौन सा लॉ बनाना चाहिए, कानून कौन कौन सा बनाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब आया ना 1919 में, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या कहा, जस्ट अ सेकंड पानी। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया था, उसमें कहा था कि 10 साल के बाद यानी कि 1919 के बाद 1929 में जब हम अगला कानून लाएंगे तुम्हारे लिए 10-10 साल के बाद वाला, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें तुम्हारे लिए कानून क्या बनाने हैं, क्या कानून नहीं बनाने। इन्हीं कानूनों के लिए उन्होंने क्या किया, साइमन भाई को भेजा हिंदुस्तान कि साइमन भाई पता करो हिंदुस्तान में कि हमें क्या कानून बनाने हैं, क्या कानून नहीं बनाने। तो इसी के लिए क्या हुआ कि इसीलिए इन्होंने कानून बनाने के लिए साइमन कमीशन को हिंदुस्तान में भेजा। तब जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया उसमें 7 लोग थे, ठीक है यार, ये जस्ट अ सेकेंड, जो साइमन कमीशन है उसमें 7 लोग थे, ठीक है, लेकिन सातों के सातों अंग्रेज थे। अब यहाँ पे हिंदुस्तानी को चढ़ा गुस्सा, हिंदुस्तानी लीडर बोलते हैं हम क्या कैपेबल नहीं है, तुम हमारे लिए कानून बना रहे हो, और हमारे लिए कानून बनाने के साथ साथ तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक भी हिंदुस्तानी को नहीं लिया। जब इनको इस बात पे गुस्सा आया, इन्होंने किया साइमन कमीशन को बाइकआउट, कहा कि साइमन गो बैक, कि साइमन तुम हिंदुस्तान मत हो, तुम वापस जाओ। इसमें क्या है, तुम्हें हम कैपेबल नहीं लगते कि हम अपने लिए कानून बना सकते, कि तुम्हें ये भी नहीं सोचा कि 7 लोगों में हम एक हिंदुस्तानी को रख लेते हैं। तो यहाँ से जब ये वाली प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे होने लगी प्रोटेस्ट, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे। लाला लाजपत राय एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, लाला लाजपत राय, ठीक है, मैंने बताया था ये कहाँ के थे, ये पंजाब के थे। इनकी डेथ हो जाती है कहाँ पे, लाहौर में। लाहौर रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था साइमन कमीशन के खिलाफ। अब ये भी प्रोटेस्ट में थे, प्रोटेस्ट में क्या हो कि लाठीचार्ज हो और इनको इतनी ज़्यादा इंजरीज आ गई कि इनकी डेथ हो गई, ठीक है। कब हुई? 1927 में। साइमन कमीशन के बाद क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक काम करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब चैलेंज हो गया नेहरू के लिए कि तुम्हें क्या लगता है साइमन ही हमारे लिए अंग्रेजी कानून बना सकते हैं, कि हमें कानून बनाना नहीं आता। तो इसने कहा कि नेहरू ने कहा कि मैं खुद हम अपना खुद कानून बनाएंगे, हम चैलेंज करते हैं, ठीक है, कि हमें भी कानून बनाता है, हम हिंदुस्तानी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो नेहरू ने अपना कानून जो बनाया उसका नाम रखा नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, साइमन कमीशन के जवाब में। ये एक पहला ड्राफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन था कि हिंदुस्तान में आज तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, ये एक पहली वे थी, एक पहला रास्ता था कि हिंदुस्तान में भी कानून बन सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट तो करना था नहीं। ये 1928 में बना था, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। इसमें नेहरू ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, यानी कि अगर कोई कहीं पे कोई गड़बड़ होती है तो एटलीस्ट कोई हो जिसको हम जवाब मांगे। और डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब होता है कि हिंदुस्तानी के पास डोमिनियन होगा, कि मतलब हिंदुस्तानी जो है वो फैसला ले सकते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर आता है लाहौर सेशन में क्या होता है, लाहौर सेशन जैसे कि मैंने कहा था कि जो कांग्रेस थी ना, वो हर साल क्या करी थी, एक सेशन करी थी। सेशन में क्या होता था, कांग्रेस के हर साल के नए सेशन में क्या होता था कि सारे पूरे हिंदुस्तान के जो लोग थे ना, जो लीडर्स थे, वो एक जगह मिलते थे, एक जगह जुट होकर मिलते थे। एक जगह जब वो मिलते थे
तो वहाँ पे वो पूरे साल का जो है ड्राफ्ट करते थे। पूरे साल में एक बार सेशन होता था और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में होता था। 1929 में जो सेशन हुआ वो लाहौर में हुआ। इसको इसके लीडर चुने गए, इसके प्रेसिडेंट चुने गए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया जिसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज, यानी कि तुम हमें आज़ादी दो या ना दो, हम खुद को आज़ादी दे रहे हैं, हम आज से खुद को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, हम आज से खुद का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। समझ रहे हो? 1930 की बात है। हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ था? 1947 में, 1947 में। 1930 में इन्होंने क्या कर दिया? खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि अब तुम हमें आज़ादी दो ना दो, हम तो खुद को आज़ाद मानेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ें जब यहाँ पे होने लगी तो इन्होंने डे एक डिसाइड कर दिया, 26 जनवरी 1930। कहा कि इस दिन को हम हर साल क्या करेंगे? अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को हम हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब 26 जनवरी से आपको याद आया होगा कि हमारा जो है रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को तो हुआ था, उसको हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। जो हमारा कानून है वो भी बन गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। हमारा कानून कब बना था? हमारा कानून बना था 26 नवंबर 1949 को। हमारा प्रेम्बल में वो वाली डेट मेंशन है, ये क्वेश्चन में आता है, JKSS भी पूछता है। बट द थिंग इज, हमने 26 जनवरी क्यों चुना? 26 जनवरी इसलिए चुना कि 26 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूर्ण स्वराज डे 1930 उसी दिन मनाया जाता था। अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि लाहौर सेशन वाज क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दांडी मार्च। दांडी मार्च क्यों हुआ? कि जो हिंदुस्तानी थे ना उस टाइम पे, समंदर के पास आपको पता है कि नमक बनता है। नमक कहाँ पे बनता है? समंदर से बनता है, और समंदर के किनारे कहीं कहीं पे जो है नमक बनता है। अब लोग क्या करते थे? जो गरीब लोग थे, जो वहाँ के लोग थे, वो किसान थे। किसान का ये मतलब थोड़ी है कि वो ज़मीन से सब चीज़ें उगाएगा। ठीक है, किसान का मतलब है कि जो नमक बना रहा है वो भी ऐसा किसान फार्मर है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जो वो किसान थे ना, नमक बना रहे थे, गवर्नमेंट ने लाया एक कानून कि आज के बाद गवर्नमेंट के अलावा कोई जो है नमक नहीं बनाएगा, साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। ठीक है, साल्ट को प्रोसेस नहीं करेगा। अब जब ये वाली चीज़ गांधी जी को पता चली कि ये तो मसला हो गया, गांधी जी ने कर दिया दांडी मार्च। मतलब दांडी एक जगह है, गांधी जी ने कहा कि अब मैं अपने जो आश्रम है, मेरा आश्रम है, वहाँ से लेकर साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक पैदल जाऊँगा। इसमें उनके साथ 78 लोग और थे। इसको हम साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। क्यों साल्ट से? क्योंकि इस साल्ट के लिए था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 1930 में ये वाली चीज़ शुरू हुई। इसमें जो है दो चीज़ तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो साल्ट सत्याग्रह था ये तो इन्होंने गुजरात में किया था, लेकिन साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु में साल्ट सत्याग्रह ने किसने लीड किया था? तो वो थे C राजगोपालाचारी ने इसको किया था तमिलनाडु में। और मालाबार में किसने किया था? के कलपन वॉज द लीडर ऑफ मालाबार। जस्ट अ सेकेंड, शोर आ रहा है। बाहर बच्चे हम लोग बात कर रहे थे दांडी मार्च की। दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये मतलब था कि जो ब्रिटिशर्स थे लंदन में, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को बुलाया, इंडियंस को बुलाया कि आओ हम यहाँ पे एक ही टेबल पे बैठ के बात करते हैं कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं, तुम हमें बताना कि कानून कैसे बनाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 1930 में जब हुआ वहाँ पे, तो उसको क्या कर दिया, फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या कर दिया, कांग्रेस ने बैन कर दिया। कांग्रेस ने कहा नहीं जाएंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि लंदन में हुई थी, कांग्रेस नहीं थी, बाकी सारे लोग थे। BR अम्बेडकर थे जो डिप्रेस्ड सोसाइटी को जो है उनको कर रहे थे रिप्रेजेंट। सरोजनी नायडू थी, मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो बाकी सब लोग थे, लेकिन कांग्रेस नहीं थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता था कांग्रेस इज़ द बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया, तो कांग्रेस का होना ज़रूरी है। तो फिर क्या हो गया कि फिर उसके बाद क्या कर दिया कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इरविन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इरविन ने कहा कि गांधी से हम बात करते हैं, गांधी को तो इसमें आना चाहिए। तो ये जो पैक्ट हुआ इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, जो 1931 में हुआ। लंदन में अंग्रेजों ने कहा इरविन से एक काम करो, किसी भी हालत में कांग्रेस को भी राउंड टेबल में भेजो, क्योंकि कांग्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें पैक्ट में क्या हुआ कि जितने भी कांग्रेस के लीडर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे वो जेल में थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है, साल्ट टैक्स जो था उसको ख़त्म कर दिया। मैंने कहा था जो साल्ट टैक्स हो रहा था उसको कर दिया गया। जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया गया, और जो
सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चल रही थी सत्याग्रह वाली, वो ख़त्म कर दी गई। और इसके बदले में कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दो, हम तुम्हारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विल ज्वाइन इन्होंने कहा और सेकंड राउंड टेबल में ये ज्वाइन भी हुए। ठीक है, फिर उसके बाद जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें क्या कर दिया, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी किसमें, गांधी जी में और BR अम्बेडकर के बीच में बहस होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल में कोई रिजल्ट नहीं आया। जो चाहते थे अंग्रेज के कोई हल निकलेगा, वो वाला हल नहीं निकला। ठीक है, यहाँ से एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनल, जैसी ये चीज़ खत्म हुई तो कम्युनल मतलब कम्युनल रिवॉर्ड मिले, कम्युनल अवार्ड मिला। किसको मिला कम्युनल अवार्ड? इसको कहते हैं कि रिजर्वेशन। एक हिसाब से जैसे अब रिजर्वेशन आज के टाइम पे ना ST SC मिलता है, उसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि अब हम क्या करते हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो डिप्रेस सोसाइटी है हमारी इंडिया की, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रिजर्वेशन निकालते हैं। इसको बोलते हैं रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड। क्यों? रामसे मैकडोनल्ड वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो वहाँ पे ब्रिटेन के थे। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या हुआ, ये 1932 में जब मिला, गांधी वॉज नॉट हैप्पी। गांधी ने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, इसको हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन BR अम्बेडकर वॉज हैप्पी। क्यों? क्योंकि BR अम्बेडकर को लगा था कि हाँ यार, जो हमारी निचली कौम है, जो हमारी डिप्रेस सोसाइटी, जो हमारी कास्ट है, जो हमारे ऐसा तबका है सोसाइटी में जिसको अनटचेबल लोग कहते हैं, सुप्रेस करते हैं, तो उनके लिए बेटर है कि हाँ उनको मिला है, उनको थोड़ा सा हक मिलेगा। गांधी ने कहा नहीं, ये चीज़ तो नहीं चाहिए। गांधी का मानना ये था कि अगर आप डिप्रेस को और ज़्यादा डिप्रेस करोगे और ज़्यादा उसको रिजर्वेशंस दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो सोसाइटी के लिए हमेशा डिप्रेस ही रहेगा, वो कभी उठ नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं BR अम्बेडकर का कहना था कि यार इनको तो ज़रूरत है उठने के लिए। तो गांधी ने क्या कर दिया, गांधी ने फास्ट अंटिल डेथ कर दिया कि मैं तब तक फास्ट करूंगा, मैं तब तक भूखा रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम ये चीज़ वापस करो। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम होगी किसके लिए, BR अम्बेडकर के लिए। BR अम्बेडकर मान नहीं रहा था कि क्या करें, कि मैं क्यों वापस दूं, मुझे रिजर्वेशन मिली है। आज के टाइम पे मान लो कि अगर किसी को रिजर्वेशन मिले और पॉलिटिकल लीडर बोले कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये रिजर्वेशन तो मैं नहीं दूंगा, तो सामने वाला तो नहीं मानेगा ना। लेकिन BR अम्बेडकर मान गया, क्योंकि गांधी जी का सवाल था कि गांधी जी ने वो कर दिया था। तो 1932 में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। कि BR अम्बेडकर को मनाया गया कि तुम मान जाओ, तुम ये वाला जो मत लो, गांधी की बात मान लो, तुम इस जो कम्युनल अवार्ड है इसको मत लो। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गांधी जी ने भी उनके सपोर्ट में क्या, हरिजन वीकली एक पब्लिकेशन निकाली जिसका नाम रखा हरिजन, और कहा कि मैं आज से खुद काम करूँगा कि जितने भी डिप्रेस क्लास हैं, जितने भी सुप्रेस्ड सोसाइटी में लोग हैं, मैं उनकी जो अपलिफ्टमेंट है उनके लिए मैं काम करूँगा। गांधी ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे लिए इसके लिए काम करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर दिया कि सीट्स इंक्रीज़ कर दी, उनकी जो सीट्स होती थी उसको इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन रिजर्वेशन नहीं दी। फिर हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस फिर से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट में कांग्रेस थी, नहीं थी। सेकंड में कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, हाँ थी। क्यों थी? कि गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था। थर्ड में कांग्रेस थी, नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें ऐसे चलती हैं। ठीक है, बाकी सब थे लेकिन कांग्रेस नहीं थी। इसका रिजल्ट निकला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उन्होंने पास कर दिया कि तुम आओ ना आओ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 हम पास करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी ज़रूरी है, ये जिसको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। एक शख्स था जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो है इसको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। ये फ्रंटियर गांधी इसको इसलिए बोलते हैं कि नॉर्दर्न फेस्ट फ्रंट, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान वाला एरिया है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, ये वहाँ पे रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। जो गांधी इंडिया में करता था वो ये वहाँ पे करता था। ठीक है, गांधी यहाँ बोलता था नॉन वायलेंस, वो वहाँ पे बोलता था नॉन वायलेंस। गांधी को फॉलो करता था। इसको रेड शर्ट सोसाइटी भी बोलते हैं क्योंकि ये रेड शर्ट पहनते थे। ठीक है, फिर उसके बाद खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं इसको, कि खुदाई खिदमतगार ये काम करता था एज फार एज गांधी इज कंसर्न्ड। इसको सेम एज फ्रंटियर गांधी इसलिए बोलते हैं, इसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम 1935 का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो है एक्ट्स लाती थी, उसमें जो चेंजेस होता था कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। अब 1937 में क्या हुआ, 1937 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शन में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इलेक्शंस लड़ा, इलेक्शन जीता और कांग्रेस बनी। अब आप सोचो, हिंदुस्तान तो आज़ाद ही नहीं था, लेकिन इतना वो नहीं था कि वाइस रॉय अभी भी कौन था, ब्रिटिश का था, लीडर्स अभी ब्रिटिश के थे, कानून अभी ब्रिटिश बना देते थे। बस थोड़ी बहुत चीज़ें इनको दे दी थी कि तुम थोड़ा सा चुप रहो। ठीक है, यहाँ पे इनका ये वाली चीज़ है। अब क्या होता है, 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो जाती है। क्या चीज़ होती है? वर्ल्ड वार सेकंड जब शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया इन्वॉल्व। अब वर्ल्ड वार आपने सुना होगा कि इंडिया तो वर्ल्ड वार कभी लड़ा ही नहीं, लेकिन क्या करती है, जो लॉर्ड लिंथिंगो जो है ना,
ये यहाँ का वॉइस रॉय था। इसने क्या कर दिया, इसने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया, ये एज अ वॉइस रॉय था इंडिया का, भले ही ब्रिटिश का था लेकिन इंडिया का वॉइस रॉय था। इसने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट साइन किया कि आज के बाद जो है वो इंडिया भी वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के साथ है, ब्रिटिश के साथ जो है इंडिया भी खड़ा है। इंडिया को आया गुस्सा, इंडियन लोगों को आया गुस्सा कि तुमने तो हमसे पूछा नहीं, तुमने हमें वर्ल्ड वार में क्यों डाला, कल को हम पे कोई बम गिरेगा क्योंकि हम वर्ल्ड वार का हिस्सा बन चुके हैं, तुमने ये वाली चीज़ नहीं करनी थी। इंडियंस ने क्या कर दिया, उसने बैक ड्रॉ कर दिया। अब क्या था कि इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा थी, इंडिया के जितने भी लोग थे वो एज अ सोल्जर उनको यूज़ करते थे, यहाँ से हिंदुस्तानी को भर्ती करते थे, ज्वाइन करवाते थे मिलिट्रीज में, और वहाँ पे ले जाके उनको बॉर्डर पे लड़वाते थे, कभी जर्मनी से तो कभी किसी से, कभी रशिया से, ठीक है। तो इंडियंस को जो थे वो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि तुमने हमें वर्ल्ड वार में क्यों धकेला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे होता है कि अगस्त ऑफर देते हैं वो, जब उनको बात मनवानी थी तो उन्होंने ऑफर लाया, क्या लाया 1940 में, कि तुम एक काम करो, तुम हमें सपोर्ट करो। ब्रिटिश क्या चाहते थे, ब्रिटिश चाहते थे हमारा सपोर्ट, इंडियन का सपोर्ट चाहते थे। बाद में बोलते हम तुम्हें डोमिनियन देंगे, यानी कि तुम डोमिनेट रहोगे गवर्नमेंट में, अगर 10 बंदे 10 में से 6 तुम्हारे होंगे, 5 हमारे होंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा तुम होगे। वॉइस रॉय जो था ना, वॉइस रॉय जिसको मतलब आज के टाइम पे आप प्राइम मिनिस्टर बोल लो, प्राइम मिनिस्टर के साथ 10 बंदे बोल लो कि प्राइम मिनिस्टर अपने साथ 10 बंदे रखता है। तो अब क्या है, इन्होंने कहा कि जो वॉइस रॉय की जो कैबिनेट है जो 10 बंदों की है उसको भी हम बढ़ा देंगे, उसमें हिंदुस्तानी ज़्यादा होंगे, ठीक है, फिर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होंगी, जंग के बाद होंगी। तो इनको तो थोड़ा सा दाल में काला दिखा हिंदुस्तानियों की, यार ये सब वादे तो कर रहे हैं लेकिन ये वादे कर रहे हैं जंग के बाद, हो सकता है ये जंग के बाद हमारी चीज़ें ना माने, तो ये तो गलत बात है। इससे क्या हो गया कि कांग्रेस ने कर दिया रिज़ाइन। कांग्रेस का नहीं, तो हमें वर्ल्ड वार में नहीं भेजना था, तुमने गलत कर दिया वाली चीज़, हम रिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया, यहाँ से उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब कांग्रेस यहाँ पे इंडियंस ने क्या स्टार्ट कर दिया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल से आपको क्या समझ आ रहा है, इंडिविजुअल कहते हैं सिंगल को, एक इकलौता पर्सन, यानी कि अकेला पर्सन। अकेले पर्सन ने जब रिवॉल्ट करना स्टार्ट करते, सत्याग्रह कहते हैं कि तुम प्रोटेस्ट करो, अकेले अकेले रह के प्रोटेस्ट करो, अकेले अकेले इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि तुम भी प्रोटेस्ट करो, सबको बोलो सब प्रोटेस्ट करें अपने अपने एंड पे। तो ये वाली चीज़ जब स्टार्ट हुई तो वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सत्याग्रह किया, वो थे विनोबा भावे, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन थे, ये वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। सेकंड कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। थर्ड कौन था, ब्रह्मदत्त था। अब यहाँ पे मैंने तीनों नाम क्यों बोले, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर फर्स्ट पूछ लेता हु वाज द फर्स्ट पर्सन, कभी कभी हु वाज द सेकंड पर्सन भी पूछता, हु वाज द थर्ड पर्सन भी पूछता, आपको तीनों के तीनों पता होने चाहिए। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन आया। अब इन्होंने अगस्त ऑफर जब फेल हुआ ना, उन्होंने दूसरा मिशन भेजा कि तुम फिर से जाके हिंदुस्तानी को मनाओ, हमें हिंदुस्तानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब 1942 में क्रिप्स नाम का एक शख्स आया है हिंदुस्तान में अपना मिशन लेके। इसको गांधी जी ने बोला इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक इन अ फाइलिंग बैंक, इन अ करप्ट बैंक। मतलब तुम ऐसे गिरते हुए बैंक का एक चेक लाए हो हमारे पास, तुम चाहते हो कि हम इस चेक को देख के खुश हो जाएं, मतलब तुम हमारे लिए एक पैसों का चेक लाए हो जिसकी डेट जो है वो पोस्ट डेटेड है, यानी कि उस चेक को हम आज नहीं ले सकते, उसको जो हम जंग के बाद ले सकते हैं। तो गांधी ने इस चीज़ से क्या कर दिया, मना कर दिया, इस चीज़ के खिलाफ हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गांधी ने लॉन्च कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, कि गांधी ने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी ने कहा करो या मरे या डू और डाई, ठीक है। गांधी जो थे नॉन वायलेंस को मानते थे, लेकिन अब जो है गांधी के सर से भी पानी चला गया, तो गांधी ने क्या कहा कि डू और डाई, या तो तुम आज़ादी के लिए मर जाओ या आज़ादी लेके आओ। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आई। अब यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान ने कहा कि हमें पाकिस्तान दो, हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम तो मतलब कुछ लीडर्स जो थे वो टू नेशन थ्योरी मांग रहे थे, यानी कि हम दो देश बनेंगे, कुछ कह रहे थे कि नहीं हम एक ही देश रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, राजगोपाल आचार्य का फार्मूला, सी राजगोपाल आचार्य ने एक फार्मूला दिया, ये एग्जामिनर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सी राजगोपाल आचार्य का फार्मूला पूछा जाता है। इन्होंने एक तरकीब दी, इन्होंने एक रास्ता दिया। 1944 में इन्होंने क्या कहा कि हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेटें हैं, जितनी भी जगह हैं जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेंट है, जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ पे तुम प्लेबिसाइड करो। प्लेबिसाइड एक काइंड का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में होता है क्या तुम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। सी राजगोपाल, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सी राजगोपालाचारी ने कहा कि तुम एक इलेक्शन करवाओ जहाँ जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में, क्योंकि हिंदुस्तान तो हिंदू तो नहीं चाहेगा पाकिस्तान जाना, तो तुम एक काम करो, सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में क्या करो, प्लेबिसाइड करवाओ, उनसे पूछो क्या वो हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, तुम्हारे पास रास्ता आ जाएगा। ये फार्मूला था सी राजगोपाल आचार्य का। लेकिन फिर भी रास्ता नहीं निकला, तो इंडिया का जो वॉइस राय था उसने इन सबको बुलाया, लीडर को शिमला बुलाया कि तुम शिमला चलो मेरे साथ, शिमला में हम बात करेंगे 1945 में, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर क्या होता है, फिर जनरल इलेक्शंस होते हैं 1945 में, जनरल इलेक्शंस होते हैं। उस टाइम क्या हो गया था कि वर्ल्ड वार सेकंड जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि जापान ने जो है
लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से दो जो है न्यूक्लियर बम कहाँ गिराए थे, रशिया पे गिराए थे, और वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी। ठीक है, जब यहाँ पे वर्ल्ड वार खत्म हो गई तो ब्रिटिश की जो हालत बहुत गंदी हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि जंग हारा था वो ब्रिटिश। जब इलेक्शन तो फिर क्या हो गया, ब्रिटिश में इलेक्शन हुए, ब्रिटिश में खुद के इलेक्शन हुए वहाँ पे, तो वहाँ जो पहले पार्टी थी ना वो हार गई। दूसरी पार्टी जो बनी थी ना वो लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी हमेशा चाहती है जो निचला तबका हो, जो जिस पे जुल्म हुआ हो, तुम उसकी हेल्प करो। ठीक है, थोड़ा सा दयालु लोग, तरस वाले लोग थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, जब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हिंदुस्तान की बातें मानना स्टार्ट कर दी, क्योंकि लेबर पार्टी थी, ज़मीन से गिरे हुए लोग थे, ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। तो इन्होंने क्या, हिंदुस्तान में जनरल इलेक्शन करवाए 1945 में, जिसमें 375 सीटों में से 102 सीटों पर इलेक्शन हुए। ठीक है, इलेक्शन तो हुए। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको बोलते हैं नेवल रिन म्यूटिनी। रिन म्यूटिनी क्या, रॉयल इंडियन नेवी, जैसे आज इंडियन नेवी है ना, उसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी। वहाँ पे म्यूटिनी होती है। म्यूटिनी मतलब जो सोल्जर्स थे ना वो खिलाफ हो जाते हैं, वो जंग मतलब विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, 1946 में होता है। क्यों होता है यहाँ पे, ये बॉम्बे में होता है, बॉम्बे की एक शिप थी वहाँ पे होता है, क्योंकि उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो हिंदुस्तानी अफसर था या जो अंग्रेज़ अफसर था, अंग्रेज़ अफसर के साथ अच्छा सा बिहेव किया जाता था और हिंदुस्तानी के साथ बुरा बिहेव किया जाता था। ठीक है, हिंदुस्तानियों को अच्छे रैंक्स नहीं मिलते थे, वो हमेशा लोअर रैंक पे काम करता था, उनको खाना अच्छा नहीं दिया जाता, और सैलरी में भी डिफरेंस होता है, अंग्रेज़ों को ज़्यादा मिलती थी और इनको कम मिलती, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, म्यूटिनी यानी कि विद्रोह कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि उन्होंने क्या, अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि अंग्रेज़ों ने एक मिशन भेजा, एक प्लान भेजा कि तुम जाके हिंदुस्तान का आइन बनाओ, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, क्योंकि आप वो डायरेक्ट चले जाते तो गलत बात हो जाती कि मतलब हिंदुस्तान में फिर से एक सिविल वार खड़ी हो जाती। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान को पावर देनी थी वो एक लॉ के अकॉर्डिंगली देनी। ठीक है, 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसमें 3 लोग आए, एक थे क्रिप्स थे, एक अलेक्जेंडर थे, और जो तीसरे थे वो थे लॉरेंस। ठीक है, ये 3 लोगों के नाम आपने याद रखने। 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन प्लान लेके टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब भी हिंदुस्तान आए तो इन्होंने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट, मतलब हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरकीब देना स्टार्ट कर दिया। तब तक क्या हुआ, जब इलेक्शन हो गया ना तो फिर क्या हुआ, इंटरम गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुई हिंदुस्तान की। ये आज़ादी से पहले की बात है, 1946 की। टोटल 296 सीटें थी। ठीक है, हिंदुस्तान में उस टाइम पे 296 सीटें थी, जिसमें से 208 में कांग्रेस ने जो है अपनी गवर्नमेंट बनाई, और 73 में मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई अपनी। ठीक है, अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जो वो आया था ना, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसने एक असेंबली बनाई जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया। उसकी मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को 9 हुई, और सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो है ये पहले प्रेसिडेंट चुने गए। प्रेसिडेंट क्यों चुने गए, क्योंकि इनकी एज ज़्यादा थी। पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट चुनना थोड़ा सा मुश्किल था। 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को ये मीटिंग फिर से हुई। फिर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनको चुना गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको याद रखना ये फैक्ट कि पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, एस सिन्हा, और हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियल प्रेसिडेंट जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फिर उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान मतलब जिनने आज़ादी दिलाई, 3 जून को इनने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किया। हमारी आज़ादी ऐसे नहीं थी कि अंग्रेज़ भाग गए थे, अंग्रेज़ों ने अपने जो कानून थे वहाँ पे, वहाँ का जो पार्लियामेंट, जैसे आज का राज्यसभा और लोकसभा है ना हिंदुस्तान में, वैसे अंग्रेज़ों ने अपने पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया जो है उसको क्या है, साइन किया वहाँ पे। ठीक है, उसको साइन करने के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिली हिंदुस्तान को, और जो है ये एक्ट साइन हुआ। कब हुआ, 1947 में। पाकिस्तान बना 14 अगस्त, जैसे हमारा 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, एक दिन पहले 14 अगस्त को इन्होंने पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 552 स्टेट्स जो है ये बनी हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये अभी भी जो है वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के। प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये ऐसा कुछ हिंदुस्तान का उस टाइम पे चीज़ें थी। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन है मेरा कि ऑपरेशन पोलो क्यों फेमस है और क्या है ऑपरेशन पोलो, इसका आपने कमेंट में मुझे बताना है। ये आप सर्च करो ऑपरेशन पोलो क्या था, इसी 1947, 48, 49 में हुआ था ये। तो ऑपरेशन पोलो के बारे में आपने डिटेल में बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऑपरेशन पोलो क्या था। तो ठीक है, ये थी आज की सारी चीज़ें, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1915 से लेकर 1947 तक जितनी भी चीज़ें हुई वो मैंने आपको बता दी। गांधी जी के आने से लेकर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, रॉबलेट एक्ट कैसा है, जलियांवाला बाग कैसे हुआ, खिलाफत मूवमेंट क्यों आई, नॉन कॉपरेशन, ये आपने एज अ कहानी याद रखनी सारी चीज़ें। ठीक है,
स्वराज पार्टी का क्या मसला था, साइमन कमीशन क्यों आया, उसको रिजेक्ट हुए, नेहरू रिपोर्ट क्यों दी थी, लाहौर सेशन में क्या होता, पूर्ण स्वराज डे क्यों मनाया जाता है, डांडी मार्च क्यों था, साल्ट सत्याग्रह इसको क्यों बोलते हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, फ्रंटियर गांधी कौन है, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड या रामसे मैकडोनल अवार्ड क्या थे, पूना पैक्ट क्या था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के इलेक्शंस, और वर्ल्ड वार सेकंड में हिंदुस्तान का क्या मसला था, अगस्त ऑफर क्या था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई किसने बोला था, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजगोपाल आचार्य फार्मूला क्या था, शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, जनरल इलेक्शंस जो हुए थे वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म हुई थी तो उस दिन क्या हुआ था, अच्छा रेन म्यूटिनी क्या था, कैबिनेट मिशन में कौन कौन के लोग थे, क्यों आए थे वो, इंटरम गवर्नमेंट में कैसे जीती, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, क्या हुआ, फिर माउंट बैटल प्लान, और फाइनली इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आपने कम से कम 10-12 बार थ्रू आउट करना है, तब जाके आपका जो एज अ स्टोरी ये यहाँ से 1915 से लेकर 1947 तक एज अ स्टोरी याद होना चाहिए सारी चीज़ें, तब जाके आपके एग्जामिनर में क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, क्वेश्चन निकलते हैं, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं।